तो भाइयों आप सभी के लिए एक अपडेट है। अपन निकल रहे हैं एयरपोर्ट के लिए, और एयरपोर्ट क्यों जा रहे हैं वो बताता हूँ। मनीष भाई मेरे को एयरपोर्ट छोड़ के आ रहे हैं। मेरा प्लान था आपको पता है ऐसे सीरा लियोन जाने का, सीरा लियोन में लेकिन दंगे छिड़ गया, आज कर्फ्यू लगा हुआ है, बहुत बुरी वहाँ की सिचुएशन है। सीरा लियोन से मेरे को आगे जाना था लाइबेरिया, लाइबेरिया से मेरे को आगे जाना था आइवरी कोस्ट, और अपना ट्रिप कंटिन्यू करना था वेस्टर्न अफ्रीका का पूरा। हालांकि मेरे को इंडिया में कुछ जरूरी काम पड़ गया, तो मैंने सोचा था कि मैं आइवरी कोस्ट से बीच में इंडिया चला जाऊंगा और अपना काम करके वापस घाना आ जाऊंगा और घाना से ट्रिप कंटिन्यू कर लूंगा अपना नाइजीरिया, जहां तक मुझे जाना हो। लेकिन क्योंकि सीरा लियोन में जा नहीं सकता, और अगर मैं डायरेक्टली यहाँ से आइवरी कोस्ट जाऊंगा तो मुझे दोबारा आना पड़ेगा कुनाकरी सीरा लियोन जाने के लिए, क्योंकि आइवरी कोस्ट से बीच में फिर लाइबेरिया पड़ जाएगा। मतलब उल्टी डायरेक्शन में जाना पड़ता, सिंपल शब्दों में ये बता रहा हूँ मैं आपको। तो वो चीज अवॉइड करने के लिए मैंने डिसाइड किया कि अब मैं इंडिया जाके पहले अपना काम निपटाता हूँ, और ये जो सीरीज है वेस्ट अफ्रीका की अपनी, बीच में इस पे एक ब्रेक ले रहा हूँ मैं इस सीरीज से। हो सकता है अगली वीडियो आपको इसके तुरंत बाद ही दिख जाए, क्योंकि हो सकता है मैं इंडिया से वापस आ जाऊं और आगे की वीडियोस आपके लिए रिकॉर्ड करके चैनल पे आ चुकी हो सकता है कि टाइम लग जाए, आपको 5-7 दिन 10 दिन रुकना भी पड़े आगे की वीडियोस के लिए। फिलहाल यही अपडेट है, मैं इंडिया के लिए निकल रहा हूँ। सफर मेरा अभी तक काफी स्मूथ चल रहा था वेस्ट अफ्रीका का, मेरे को मजा आने लग रहा था। चैलेंजेस बहुत आ रहे थे अपने साथ, पर मैं प्रिपेयर्ड होकर आया था इस ट्रिप के लिए। तो ऐसा कुछ नहीं कि मैं बहुत परेशान हो गया था या फिर मज़ा नहीं आ रहा था, इस वजह से जा रहा हूँ। इंडिया जरूरी काम से मेरे को जाना था, वो काम निपटा के जितनी जल्दी मैं वापस निकल सकूँगा निकलूँगा, और मोस्ट लाइकली इधर आके अपन ट्रिप कंटिन्यू करेंगे। या फिर हो सकता है कि कोई और जगह ही मेरे मन में बीच में आ जाए, पहले उधर चला जाए, पर मोस्ट लाइकली अपन इधर ही आएंगे और अपना वेस्टर्न अफ्रीका ट्रिप कंप्लीट करेंगे। बैग रखता हूँ गाड़ी में। बाकी आप लोग मानोगे नहीं, अभी बजे सुबह के 5:30 और मेरी फ़्लाइट है 8:30 बजे की, इथियोपियन एयरलाइन यहाँ से एडिस अबाबा से न्यू दिल्ली। मतलब अभी से 3 घंटे बाद की मेरी फ्लाइट है, और फ्लाइट मैंने कराई कब है? बिल्कुल अभी थोड़ी देर पहले रात को ही। मैंने सोचा यार कैसे करे, अब मैं फंस गया था कंफ्यूजन में, भैया अब क्या करे, कहाँ जाए। वाटरफॉल से आके मैं सो गया, क्योंकि सो नहीं पाया था 2-3 दिन से। सो के उठा तब मैंने सोचा बाकी क्या करे, पर कोई उपाय निकला नहीं, रास्ता निकला नहीं। मैंने सोचा छोड़ो अपन इंडिया ही चलते हैं। आपने पिछली वीडियो देखी होगी मेरी, तो उसमें आपने देखा होगा कि मैं गिनी कोनाकरी आ तो गया था, लेकिन मेरा यहाँ पे वीजा नहीं स्टैम्प हुआ। मतलब सीधा मेरे को इमिग्रेशन वालों ने स्टैम्प करके अंदर घुसा दिया। पहले वीजा आएगा आपका ऑनलाइन, वो वीजा दिखा के, उसका प्रिंट आउट दिखा के आपको वीजा ऑन अराइवल मिलता है, फिर आपकी इमिग्रेशन पे एंट्री की स्टैंप लगती है। तो मेरा जो पहले वाला प्रोसेस था ना कि भाई वीजा चिपकेगा पासपोर्ट पे, वो है नहीं, सीधा स्टैंप लग के बाहर निकल गया मैं, क्योंकि यहाँ पे जानकारी थी, वो मिलिट्री वाले मेरे को सीधा बाहर ले गए। अब जाते वक्त क्योंकि ड्यूटी चेंज होती है, जो पहले जानकार थे वो पता नहीं हो या ना हो, तो पता नहीं क्या पर कोई प्रॉब्लम आएगी या नहीं आएगी, पर देखते हैं। भाई सारी चीज़ होगी, बताता हूँ आपको। भाई साहब हद होगी, सही बताओ ना, करप्शन की भी यहाँ पे हद होगी। बताता हूँ आपको कहानी। ये है भाई बोर्डिंग गेट्स, सब कुछ हो गया 10-15 मिनट के अंदर सारी चीज़ होगी। अभी इधर आ रहा हूँ। भाई आपने देखा ही कोनाकरी में जिस तरह मैं वाहिगुरु ट्रैवल्स ने मेरी मदद करी थी इधर सारी चीज़, तो उनके कॉन्टैक्ट्स भी थे भैया, उनकी सारी जानकारी थी, सब लोग जानते उन्हें, इमिग्रेशन में, पुलिस में, तो उनकी जानकारी थी हर जगह। जिस दिन आया था तो मेरा उन्होंने वीज़ा स्टैंप नहीं करा, सीधा स्टैंप मार के निकाल दिया। ठीक है, वो सारा स्टाफ पहचान गया था, इन्होंने पहले इन्फॉर्म कर दिए थे इस टाइम परमवीर लैंड होएगा। तो वो इवन इमिग्रेशन ऑफिसर ही मिलिट्री वाला था शायद, वो मेरे नाम का बोर्ड लेके खड़ा वीज़ा की लाइन में। लेकिन अब सुबह के 5:30 बजे, उस दिन तो शाम के 6-7 बजे थे, तो स्टाफ बिल्कुल अलग होना था। तो क्योंकि ये गरीब कंट्री है, तो ना एयरपोर्ट के बाहर ही लोग खड़े रहते हैं ऐसे कि भी कुछ ना कुछ काम दे दे कोई, कि भी कोई बैग उठवा ले या फिर कोई अंदर असिस्टेंस ले ले हमारी, तो वो पैसे लेते हैं और वो आपके बैग वैग उठा लेते हैं, अंदर थोड़ी मदद कर देते हैं। इस तरह का यहाँ पे बहुत है अफ्रीका, स्पेशली वेस्ट अफ्रीका में, और गरीब कंट्रीज़ या बहुत ही अंडर डेवलप्ड कंट्रीज़ में आप देखोगे तो ऐसा होता है। इवन गिनी में भी ऐसा है। तो एयरपोर्ट के बाहर इस तरह के लड़के खड़े थे। जो मनीष भाई था वो वाहिगुरु ट्रैवल्स में ही काम करता है, वो भाई भी अपना बहुत ख्याल रखा भाई, सारे भाइयों ने, सही बताऊँ तो। एनीवे, तो मनीष ने उसे बोला कि भी मेरे साथ चला जाएगा। अब वो थोड़े पैसे लेगा, वो आके मनीष से डील कर लेता। तो बंदा मेरे साथ एयरपोर्ट पे जाने वाला था। एयरपोर्ट में घुसते ही बाहर पुलिस वाला बैठा है। पुलिस वाले ने मेरा पासपोर्ट लिया, बोला मनी प्लीज़ गिव मी मनी प्लीज़, 10,000 अभी इनकी गिनी फ्रैंक है शायद करेंसी, और $1 में शायद 8,500 कुछ होते हैं। तो 10,000 मान लो, अपने इंडिया के 100 रुपये मान लो लगभग। तो बोला कि इतने पैसे दो। मैं बोला ना मेरे दोस्त से लेना जो पैसे लेने हैं, मैं नहीं दे रहा कुछ। तो मैं अंदर घुस गया। उसके बाद जो मेरे साथ वो बंदा था जिसको बोला था, क्योंकि इधर ना वाईफाई नेट वगैरह कुछ नहीं चलता इस देश में, इंस्टेबिलिटी आई हुई है, 4-5 दिन के लिए नेट ही बंद कर रखा है।
तो मैं नीचे मनीष को इन्फॉर्म कैसे करता कि भी मेरी इमिग्रेशन वगैरह सब क्लियर हो गया, मनीष नीचे ही वेट करता ही इतनी देर। तो मैं बोला पर नेट तो चलेगा नहीं, तो इसलिए मनीष ने उस बंदे की ड्यूटी लगा दी, भाई इसके साथ तू चला जाए एयरपोर्ट में, मदद कर दी हो कुछ बैग वैग उठाने, और जब ये इमिग्रेशन क्लियर कर ले तो देख के इसे देखता रही और नीचे आके मुझे बता दी भी उसने क्लियर कर दी। वो बंदा बोला ठीक है। तो बंदा मेरे साथ, फिर हम एयरलाइन काउंटर पे गए। एयरलाइन काउंटर पे उस बंदे को देखते ही एयरलाइन वालों ने अलग से बिजनेस क्लास वाला जो काउंटर होता है वो खाली रहता है, मुझे उधर ले आए और 1 मिनट के अंदर मेरे को बोर्डिंग पास प्रिंट करके दे दिया। हालांकि भीड़ इतनी थी भी नहीं, मैं इकॉनमी वाली लाइन में लगता तो 10 मिनट में मेरा चेक इन हो जाता वैसे भी, पर ठीक है। एनीवे उसके बाद जैसे ही हर आदमी, जो भी वर्दी में आदमी था ना, वो बस बहाना ढूंढ रहा कि भी मेरा उनसे टकराव हो, एक बार मैं उनके आगे से गुजरूँ, मेरी उनसे डीलिंग हो, ताकि वो मेरा पासपोर्ट ले और पैसे मांगे। भाई साहब वो मैंने बोर्डिंग पास लिया, उसके बाद एक लेडी थी, उसने मेरे को दूर से बुलाया, बोली पासपोर्ट वगैरह देखती रही, फ्रेंच में बोल लेगी, शायद पैसे मांग रही थी, पर मैं बोला इससे बात करो, मुझे नहीं पता। तो फिर वो बोली चलो ठीक है जाओ। फिर उसके बाद कस्टम वाला आदमी बैठा, बोला पॉकेट खाली करो, जितना भी कैश है तुम्हारे पास कैश निकालो। अब कैश निकालने का मतलब तो यही है, उन्हें दिख जाएगा भी इसके पास कितना कैश है, फिर उस हिसाब से पैसा मांगेंगे या फिर कैश रख लेंगे। तो ये भी खतरा है, भाई मैंने एयरपोर्ट पे भी कर देते हैं। तो भाई मैंने कैश अपना पहले ही छुपा दिया था, मैं बोला नो कैश नो कैश। तो कस्टम वाला बंदा बोला भाई पैसे तो देने पड़ेंगे, ऐसे नहीं जाने दूंगा। तो मैं बोला मेरे को नहीं पता, इस बंदे से लेना जो भी लेना है, मेरी सिरदर्दी नहीं है। तो उस बंदे से उसने कुछ बात करी ये वो, फिर मेरे को बोला चलो ठीक है जा। वो बंदा तब तक मेरे साथ ही चल रहा है, कस्टम क्लियर कर लिया उसने, इमिग्रेशन पे आ गया हम, इमिग्रेशन भी क्लियर कर ली उस बंदे ने मेरे साथ ही। इमिग्रेशन वाली ने देखा कि मेरा तो वीज़ा ही नहीं है पासपोर्ट पे, जैसे मैं आपको पहले बता रहा था, वो वीज़ा का है। फिर मैंने फ़ोन में दिखाया, मेरे को फ्रेंच नहीं आती, उन्हें इंग्लिश नहीं आती, किसी तरह मैंने समझाया भी मेरे वीज़ा लगा ही नहीं पासपोर्ट पे। वो भी हैरान होगी भाई ऐसा कैसे हुआ ये वो, पर खैर हैरान तो क्या होना, इन देशों में सब चलता है। तो उसने उसी टाइम बिना देखे पासपोर्ट पे स्टैम्प मारी, बोली जा। फिर उसके बाद सिक्योरिटी आई, मतलब हर इंसान ऐसे देख रहा है भाई पैसे दे दो। और अभी तक वो बंदा मेरे साथ है। ये हाल तो तब है जब एक लोकल बंदा जिस एयरपोर्ट पे सब जानते हैं उसकी सेटिंग है, तब मेरे साथ ये हाल है। अगर मैं अकेला आया होता, इधर किसी को नहीं जानता इस देश में, तो एयरपोर्ट पे मेरे साथ क्या क्या चैलेंजेस आते, क्या क्या परेशानी होती, वो बस मैं सोच ही सकता हूँ। अब आगे फाइनली बोर्डिंग गेट पे बैठा हूँ, वो बंदा गया वापस, वो मनीष को बता देगा भाई मेरा सब कुछ हो गया और अब मैं फ़्लाइट बोर्ड करूँगा कुछ ही देर में, 2-2.5 घंटे बचे हैं। पर नेट वेट कुछ नहीं है, 9 घंटे की फ़्लाइट है, यहाँ से 9.5 घंटे की फ़्लाइट है इथोपिया तक, कोई इंटरनेट नहीं है। इथोपिया के बाद है 7 घंटे की फ़्लाइट इंडिया तक, कोई इंटरनेट नहीं है। अगले 24 घंटे तक यूँ मान लो मैं बिना इंटरनेट के जीने वाला हूँ, कोई कनेक्टिविटी नहीं रहेगी और देखते हैं कैसे टाइम पास होगा। सुबह के बज गए 7:30, बोर्डिंग स्टार्ट होने वाली हो, मान लो आधे घंटे तक हो जाएगी मैक्सिमम। और कुछ खाने का ले लेते हैं एक बार लास्ट बारी। वाईफाई चल पड़ा रे थोड़ी देर के लिए, बीच बीच में चल रहा है, बीच में नहीं चल रहा। इस देश में जैसे मैंने बताया इंटरनेट बंद है, पर VPN लगा के मैं चला रहा हूँ तो कुछ काम चला उसा, मतलब मैसेज डिलीवर हो रहा है, थोड़ी देर में हो रहा है पर हो रहा है। होगी भाई शायद बोर्डिंग स्टार्ट। और अभी सब्सक्राइबर मिले, मतलब आजकल तो यार कहीं भी मिल जाते हैं, कहीं भी टकर जाते हैं, बढ़िया लगता है। पहले तो उधर रेयरली कोई ना कोई मिलता था, अब बताओ यार अफ्रीका वगैरह में कहीं भी कोई ना कोई टकर जाता है। ये पानी की बोतल ली भाई मैंने 20,000 की है यहाँ की लोकल करेंसी की, मान लो इंडिया के 200 रुपये के राउंड। एक लिया क्रॉसॉन, चॉकलेट क्रॉसॉन नहीं था तो नॉर्मल प्लेन वाला लिया, ये था 15,000 का, यानी इंडिया के 150 रुपये के राउंड। भाई दोबारा ना प्लेन में घुसने से पहले दोबारा पूरी तलाशी ली, बैग बुक देखा सब खोल गया। लाइफ में भाई मेरी ये दूसरी जर्नी है इथोपियन एयरलाइन के साथ। मतलब पहली जर्नी में यूँ मान लो 3-4 फ्लाइट्स ली थी मैंने। दिल्ली से गया था मैं एडिस अबाबा से, फिर बाद में इजिप्ट गया था कायरो। 2019 में जब मैं मुर्शी ड्राइव की वीडियो बनाई थी ना मैंने इथोपिया जाके, तब पहली बार ली थी मैंने इथोपियन एयरलाइन। और अब देखो 4 साल बाद दोबारा एक्सपीरियंस हुआ, 4.25 साल बाद। एक्स्ट्रा लेग स्पेस वाली सीट ले ली मैंने, एग्जिट गेट वाली सीट। मेरे ख्याल से इंडिया के 1,500 रुपये कुछ लगे थे इसके, लेकिन ये 9 घंटे का सफ़र है अभी यहाँ से एडिस अबाबा तक का। 9 भी नहीं, 9 घंटे 40 मिनट शायद, तो 10 घंटे बैठना था। तो सही है अपना, मेरी टांगें लंबी है, नॉर्मल सीट में फिट आती भी नहीं। तो ये ले लिया आराम से। रात को मैं सोया नहीं तो अब नींद आएगी, बढ़िया है, 9-10 घंटे सो के बिता दूँगा बस। होपफुली ठीक से कट जाए, टाइम से नींद आ जाए।
ठंड हो रही है यहाँ तो भयंकर। अपने को चलना है ट्रांसफर्स पे। भीड़ होगी यहाँ तो यार। आज से 4 साल पहले ऐसा 2019 में तब तो इतना बढ़िया नहीं था ये एयरपोर्ट। जरूर इन्होंने ना इसमें काफ़ी चेंजेस करे एयरपोर्ट में। अब तो काफ़ी नया सा लग रहा है यार, बढ़िया बन गया। ये सब ट्रांसफ़र वाले यार, कितनी भीड़ होगी देखना यार। मैं तो हैरान रह गया तरक्की देख के इथोपिया की। ये ले ली भाई मैंने इथोपियन कॉफ़ी। 2019 में जब इथोपिया आया था तो ये पी के गुजारा करता था, और पैसे नहीं थे तो कॉफ़ी लेता था, बार बार उसमें चीनी रिफ़िल करवाता रहता था ताकि चीनी से पेट भर जाए। शुरू में भाई यूट्यूब से कमाई तो होती नहीं थी। ये भाई साथ में एक और जगह आ गया हम पीने। ये ना यहाँ पे सुगंध के लिए जलाते हैं कॉफ़ी के साथ साथ। इसकी अरोमा ना पूरे एयरपोर्ट पे हो रखी है और मेरे को इथोपिया की याद आ रही थी बार बार। इधर एक और जगह है दोबारा कॉफ़ी पी रहा हूँ। इधर $2 की, पीछे $3 की थी। ये ले ली भाई कॉफ़ी एक और जगह, यहाँ पे $2 की थी। हाय हाय मज़ा ही आ गया यार। तो भाई सुबह 8:30 बजे फ़्लाइट उड़ी थी अपनी कोनाक्री से, और फिर रुकी बुर्किना फासो की कैपिटल वागुदुगु में। आपने जैसा देखा 1 घंटा फ़्लाइट रुकी रही, पैसेंजर्स उतरे नहीं, बस जिन्हें चढ़ना था वो चढ़े थे कुछ पैसेंजर्स वहाँ से। एयरपोर्ट पे रुकी रही, मेरे पास एक्स्ट्रा लेग रूम की एग्जिट वाली सीट थी, आराम से मैं सोता रहा। फिर वापस उड़ पड़ी। फिर यहाँ पे इथोपिया के लोकल टाइम शाम के 8 बजे के अराउंड लैंड हुई फ़्लाइट। अब दोबारा बोर्डिंग स्टार्ट होने वाली है, 10:10 पे स्टार्ट होनी है बोर्डिंग, और 10:55 पे यहाँ से उड़ेगी फ़्लाइट दिल्ली के लिए। अब डायरेक्ट फ़्लाइट है यहाँ से दिल्ली। तो पिछली फ़्लाइट तो सेम थी, बस वो रुकी थी। अब ये फ़्लाइट चेंज करनी है और कुछ ही घंटों बाद पहुंच जाऊंगा मैं दिल्ली। मैंने बाकी फ़्लाइट में इंटरनेट खरीद लिया था, $25 का था अनलिमिटेड, मतलब वो दोनों फ्लाइट में चलेगा। तो यूँ मान लो इंडिया के 2000-2100 रुपये में इंटरनेट कनेक्टिविटी होगी मेरे पास फ़्लाइट में। इस बहाने सफ़र भी कट गया, थोड़ा सो भी लिया, थोड़ा काम भी कर लूँगा अब अगली फ़्लाइट में भी, तो टाइम पास हो गया। वरना भाई बहुत ही लंबा सफ़र है, 18-19 घंटे का सिर्फ प्लेन में सफ़र था। बिना इंटरनेट के तो बहुत ही बोर हो जाता, परेशान हो जाता, पर इंटरनेट होता है तो टाइम पास हो जाता है सही। चल के अब करते हैं बोर्ड। यार कभी भी गेट बदल देते हैं आजकल आखिरी मोमेंट पे। बोर्डिंग का टाइम हो गया, A6 गेट था और एकदम से बोले कि भी C4 है अब गेट। अनाउंसमेंट कर दी, टीवी स्क्रीन भी इतनी नहीं लगी हुई। मैंने तो आगे देख लिया, अनाउंसमेंट सुन ली थी। मोस्टली इंडियंस उधर ही जाने लग रहे हैं। एक फैमिली मुझे इंडियन ही बोट्सवाना में रहते हैं, वो बोलते हैं वीडियोज़ देखते हैं आपकी, और वो भी A6 समझा रहे थे। मैं बोला आ जाओ जल्दी जल्दी, पीछे चेंज हो गया गेट, तो वो भी पीछे पीछे आने लग रहे हैं जल्दी। आगे भाई बैठ गए, खिड़की वाली सीट है भी वाली। खूब इंडियंस है भाई इस फ्लाइट में तो खूब। मैं आइल से गुजर रहा था ना, सीट इधर बाहर था, एक आध मतलब पहचान लिया लोगों ने, तो एक लड़के ने हाथ मिला और हाथ ही नहीं छोड़ रहा, बात करे जा रहा। वहाँ पीछे लाइन लगी हुई, मेरे को आगे जाना है मेरी सीट पे, और पीछे लाइन लगी हुई। मैं आगे जाने की कोशिश करूँ, हाथ पकड़े रखे, छोड़ ही नहीं रहा, बात करे जा रहा, बात करे जा रहा। अब ये वीडियोज़ देखते हैं ये है वो। मैंने भी वही, जितनी बुरा ना लगे अगले को, तो मैं भी एकदम नहीं छुड़ा सकता, बात करेगा। और भाई उसने 1-1.5 मिनट मिनिमम पकड़ा ही रखा। आगे भाई साहब फाइनली मैं दुख जाता हूँ। लॉक हो गया। यहाँ पे भाई एयरपोर्ट पे बोट्सवाना से मिली अपने को बहुत लविंग फैमिली, सारे फोटो खिंचा रहे। क्या नाम है आपका? मोहित भाई। इंडिया आते तो दिल्ली एयरपोर्ट आते तो यूँ ही लगता है अपनी बाप है सबके, ना कोई सिम कार्ड लेना, ना पैसे निकलवाने, ना कुछ भी ना हो तो भी दिक्कत नहीं, अपने आप पहुँच जाएंगे घर। आगे भाई ओहो
मीठी मीठी ठंड हो रही है भाई, साल का सबसे बढ़िया मौसम है फिलहाल, बेस्ट टाइम है इंडिया आने का। ओहो मज़ा आ गया भाई, हल्की हल्की सी ठंड, परफेक्ट वेदर। कैब करा लेता हूँ भाई, सही बताऊँ ना इतना ज़बरदस्त लग रहा है वापस आके, एकदम फॉर चेंज। बीच बीच में आ जाना चाहिए यार, ये ट्रिप जैसे मैंने ज़्यादा लंबी नहीं करी, 3 महीने में आ गया मैं वापस इंडिया। इतने टाइम में आते रहो ना तो सही है ना, घर की याद आती ना, इंडिया की इतनी ज़्यादा याद आती, और ऐसे मौसम में आके तो और भी बढ़िया लग रहा है। अब की बार मैं इंडिया आया हूँ तो जिन भी सभी लोगों ने मेरे कोर्स में एनरोल कर रखा है, आप सभी के साथ मैं एक मीटअप रखूँगा, सबसे मिलूँगा मैं। और आपने नहीं कर रखा एनरोल, हाँ जी भाई मैं रिकॉर्ड ही कर रहा था अभी भी आवाज़ सुन ली क्या आपने? हाँ जी भाई, हाँ जी, हाँ जी। मैं आपको यूट्यूब पर देखता हूँ ऑस्ट्रेलिया से। अच्छा ऑस्ट्रेलिया से, भी ऑस्ट्रेलिया जा रहे हो आप? मैं ऑस्ट्रेलिया जा रहा हूँ। मैं भी रिकॉर्डिंग ही करने लग रहा था, मैं वीडियो खत्म कर रहा था, इंडिया आया था ना तो मैं सफ़र खत्म हुआ, इंडिया आया हूँ। मैंने पहचान लिया, यूरोप में भी कहते हैं। हाँ हाँ, यूरोप में, अभी अफ्रीका था मैं। अफ्रीका काले से तब मेरी झटपट वो मैंने देखी थी। हाँ जी, हाँ जी। ऑस्ट्रेलिया में क्या रहते हो आप? कैनबरा। कैनबरा कैपिटल है ना, कैनबरा। आएंगे कभी, मिलेंगे आपसे जल्दी ऑस्ट्रेलिया। कोई कॉन्टेक्ट कर लो मेरे को ईमेल डाल देना आप, या इंस्टाग्राम मैसेज डालना, ठीक है भैया। सेफ ट्रैवल्स। तो भाई क्या कह रहा था मैं, हाँ अगर आपने नहीं किया एनरोल अभी तक तो आप जाके मेरे कोर्स में एनरोल कर सकते हैं, हाउ टू गेट पे टू ट्रैवल द वर्ल्ड। सभी साथ में फिजिकल मीटअप्स, ऑनलाइन मीटअप्स, वेबिनार्स करता रहता हूँ, जिसमें मैं भी आपको सिखाता हूँ कैसे मैं दुनिया घूमता हूँ और दुनिया घूम के पैसे कमाता हूँ। तो मेरी वेबसाइट www.passengerparamvi.com पे जाके आप एनरोल कर सकते हैं। और आज की वीडियो अपन करते हैं ख़त्म। ऊबर आने वाली है मेरी, 1 मिनट में ऊबर में बैठ के मैं निकलता हूँ घर के लिए। और भाई बहुत अच्छा लगा, चलो आई होप यू लाइक द वीडियो, टेक केयर एंड गुड बाय।